बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ज़हीर इकबाल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, आपको फॉर्मली वेलकम कहते हैं। और खुशी होती है जब आप लोग वीडियोस देखते हैं और वीडियो को एंजॉय करते हैं और लाइक करते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप मेरे लेक्चर्स को कितना फॉलो कर रहे हो। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि जो एमसीक्यूज हैं उनको आप कमेंट्स में लिखें ताकि पता चल सके कि आप लेक्चर को कितना फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स में किसी ने भी एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं किया। तो प्लीज़ आप साथ साथ रिवीजन ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आज चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और चैप्टर 2 का लेक्चर 2 है आज, और हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर हम उसको देखें तो एज यू नो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं कि ये स्केलेटन है कंपाउंड्स का, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमने चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस किया और चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है, दोनों का एक साथ होना जरूरी है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बेसिक कंपाउंड है और बेसिक एलिमेंट है उन तमाम कंपाउंड्स का, उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और इस तरीके से कार्बन जो है दैट इज आल्सो नोन एज स्केलेटन ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन जो है वो यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है। यूनिक प्रॉपर्टीज क्या हैं इसकी? आप देख रहे हैं कि कार्बन डिफरेंट एलिमेंट के साथ, यानी कि आपको चारों तरफ हाइड्रोजन नजर आ रही है, फिर कार्बन कार्बन की आपस में चेन बन सकती है। फिर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 3 कार्बन जो हैं वो इकट्ठे एक चेन में नजर आ रहे हैं। तो ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। इस रीजन की वजह से, इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ये कार्बन जो है उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये स्केलेटन ऑफ लाइफ है। और दूसरा आपको नजर आ रहा है कि कार्बन जो है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिहाजा ये टेट्रावेलेंट है। इसका मतलब ये है कि आपको हर जगह पे तीनों जो कंपाउंड्स हैं उनमें नजर आ रहा होगा कि कार्बन जो है इसने 4 कंपाउंड, 4 जो हैं वो एक कंपाउंड के अंदर 4 बॉन्ड्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो टेट्रावेलेंट मीन इस ये 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है, यानी कि ये 4 बॉन्ड जो है वो बना सकती है। और ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान में। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो खुद बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब कोई से 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करते हैं। मीन जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको स्टेबल फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम का, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन का, आपस में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी 3 टाइप्स हैं। टाइप से मुराद ये कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग
की बेस के ऊपर हम कहते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे आपको नजर आ रहा है ऐसे ही कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन सकता है, डबल भी बन सकता है और 3 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। अब दूसरा हमने कहा कि डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन जो है उसमें क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन ने शेयर किए एटम ने और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ने शेयर किए और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो लिहाजा डबल बॉन्ड ये कहलाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डबल बॉन्ड कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है इसमें आपको नजर आ रहा है 5 आउटरमोस्ट जो वैलेंस शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा यहाँ पे 3 पेयर्स इन्वॉल्व हैं। ये देखें, ये एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, दूसरा पेयर, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले इस वाले एटम ने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले ने दिए, ये क्रॉस वाले जो हैं वो इसके हैं और ये सर्कल वाले गोल वाले जो हैं वो इस वाले के हैं। लिहाजा इस सूरत में 6 इलेक्ट्रॉन और ये 3 पेयर्स बन गए। इसका मतलब ये है कि ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कहलाएगा। अब कोवलेंट बॉन्ड जो है लास्ट में भी आपने पढ़ा है कि CH बॉन्ड जो होता है ये एनर्जी बॉन्ड होता है, तो यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड जो है दैट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि वो एनर्जी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से है, या कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एनर्जी स्टोरेज का काम भी करता है, या एनर्जी स्टोर जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कार्बन एटम्स जो हैं इनका कंबाइन होना। अभी आपने देखा कार्बन एटम्स जो हैं क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है तो ये 4 एटम्स या रेडिकल्स के साथ जो है वो कंबाइन हो सकता है। ये आपको 4 एटम्स नजर आ रहे हैं, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं जिनसे ये मिल के जो है वो आपको कंपाउंड बना नजर आ रहा है। दरमियान में कार्बन है 1 2 3 4 और इस तरह से ये 4 जो हैं वो रेडिकल जो हैं उनके साथ भी मिलके बॉन्ड बना सकता है। ये आपके सामने 4 रेडिकल्स हैं, एक रेडिकल ये है, दूसरा रेडिकल ये है, तीसरा रेडिकल ये है और चौथा रेडिकल ये है। तो इसका मतलब है कि ये 4 एटम के साथ या 4 रेडिकल के साथ, यानी कि रेडिकल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं एक जैसे हैं लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये रेडिकल्स जो हैं उनके साथ जब ये बॉन्ड बनाता है उस सूरत में इसकी जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल है। आपको इस शक्ल में भी नजर आ रहा है कि ये सिमेट्रिकल है और इस फॉर्म में भी नजर आ रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, और इस सिमेट्रिकल के साथ साथ आपको एक और चीज नजर आ रही है, ये टेट्राहेड्रॉन शेप है, यानी कि 4 कोनों वाली शक्लें ये बना रहा है। यहाँ भी आप देखें इसके 4 चारों तरफ जो है वो, ये भी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी में ही आता है, यानी कि अभी हम जितनी भी बातें करेंगे ये यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ही ये सारे कंपाउंड जो है वो बना रहा है। अब जो स्ट्रक्चर्स बनाता है वो इसको एक स्टेबल शेप देती है, यानी कि स्टेबिलिटी जो है कंपाउंड्स की, कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और इस स्टेबिलिटी की वजह से और टेट्रावैलेंसी की वजह से, टेट्रावैलेंट होने की वजह से, यानी कि 4 बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन जो है इसको कहा जाता है कि ये एक फेवरेट एलिमेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जब मिलेगा तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनती हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ वो डिफरेंट जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं। नेक्स्ट जो है कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम की जो एबिलिटी है वो हमने 2-3 बातें तो उसके मुताल्लिक कर ली। अब इसकी एक और एबिलिटी ये है कि ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है और वो स्टेबल कंपाउंड्स जो हैं जब ये दूसरे एटम्स के साथ या दूसरों के साथ कंबाइन करता है, वो ऑलरेडी हमने देखा, फिर ये आपस में कार्बन कार्बन जो कि एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, कार्बन कार्बन आपस में लिंक होती है, तो वो जो लिंकेज है कार्बन कार्बन
जो कि इसके मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनके अंदर होती है। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी जो है, ये भी इसको एक फेवरेट एलिमेंट का दर्जा देती है, यानी कि ये इसको फेवरेट एलिमेंट के तौर पे कंसिडर करने में मदद देती है, अहम रोल प्ले करती है। वो क्या है? ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, और उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में क्या है कि वो स्ट्रक्चर्स अनब्रांच चेन्स की सूरत में हो सकती हैं। जैसे ये आपको एक चेन नजर आ रही है कार्बन कार्बन की, और उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये रिंग स्ट्रक्चर बनाने में, और ये जितनी स्ट्रक्चर्स बन रही हैं ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही हैं। ये रिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का, जो है आपको नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाने में भी अहम रोल प्ले करती है। यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स की हो सकती हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिंग फॉर्म में हो सकती हैं, वो अनब्रांच्ड हो सकती हैं, और वो ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये एबिलिटी कि कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है, तो ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं कि कार्बन कार्बन जो है ये स्केलेटन बना देती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो इसको फेवरेबल कंपाउंड के तौर पे कंसिडर करने में मदद देता है। नेक्स्ट बहुत अहम, वो ये, अभी तो हमने कार्बन कार्बन की बात की, कार्बन जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि कार्बन जो है दैट कैन आल्सो अटैच विद द अदर एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? वो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, और सल्फर है। ये वो एटम्स हैं जो कि इसके साथ कॉमनली बॉन्ड बनाते हैं, और इससे लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं। यानी कि लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इस वजह से बनते हैं, और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल और उनकी वैरायटी भी ज्यादा है। अब इसमें जैसे अभी हमने बात की कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बॉन्ड है कि इट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। लिहाजा तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं उनके अंदर एनर्जी भी सबसे ज्यादा स्टोर होती है। इसी वजह से आप देखें फैट्स की अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो फैट में सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और उन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से उनमें एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन बनती है जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। जब तक स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मोनोमर्स या मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और उससे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल बनते हैं। अगले वाले 2-3 टॉपिक के बाद ये वाला टॉपिक आ जाएगा तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। फिलहाल आप ये याद रखें कि कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है या लिंकेज बनती है उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ मिलके अमाइनो एसिड्स बनाती है, और अमाइनो एसिड्स मिलके पेप्टाइड जो चेन्स बनाते हैं जिनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरीके से प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसिस होती है। एक अमाइनो एसिड ये है, दूसरा अमाइनो एसिड ये है, इन दोनों के दरमियान में कार्बन नाइट्रोजन की एसोसिएशन हुई, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं उनको भी, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। वो डाइवर्सिटी भी इसी वजह से है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो एसोसिएशन है एक अमाइनो एसिड्स के दरमियान में, उनमें जो बॉन्ड बनता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, वो बॉन्ड भी बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान लिंकेज की वजह से बनता है। और प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले
करती हैं। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स की तरफ। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, वो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है। जैसे कि सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स, दे आर द लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जनरली जितने भी कंपाउंड्स हैं ये वाले, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे सेलुलोज है, फैट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैं, ये जैसे कि आपकी फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, ये तमाम की तमाम वो प्रोटीन्स हैं या वो फैट्स और सेलुलोज जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। और जब ये इनसॉल्युबल होते हैं तो उस सूरत में ये सेल की स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये पहला फंक्शन है, पहला करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की या लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। नंबर 2, दे सर्व एज सोर्स फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टोरेज के तौर पे उनको बॉडी के अंदर या प्लांट्स में, एनिमल्स में, उनको ये स्टोर करने में मदद देते हैं। जैसे आपको पता है बॉडी में अगर ग्लूकोज एक्सेसिव हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो जाता है। और अगर प्लांट्स में हो रहा है तो फिर ये स्टार्च की सूरत में स्टोर हो जाता है। इसके साथ साथ ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आल्सो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दे इंटर्न आल्सो प्रोवाइड द एनर्जी। और वो एनर्जी जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करने में मदद देते हैं। जैसे ग्लूकोज ही है तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि रेस्पिरेशन के जितने प्रोसेस हैं वो हम ग्लूकोज से शुरू करते हैं। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। जब बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होती है या ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता तो फिर यही कॉम्प्लेक्स जो कि स्टोरेज के तौर पे एक्ट कर रहे हैं वो उसको रिवर्स करके वापस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं बिल्डिंग यूनिट्स हैं या ये सब यूनिट्स हैं ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज जो है ये मिलके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाती हैं, फैटी एसिड मिलके फैट्स बनाते हैं, यानी कि लिपिड्स जो हैं वो बनाते हैं। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल या तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं या ये बिल्डिंग यूनिट्स के तौर पे, यानी कि सब यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और इनसे लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी सिंथेसिस होती है या उनकी फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये मोस्टली अनस्टेबल होते हैं। तो उस वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से इमीडिएटली ये ब्रेक भी हो जाते हैं, फौरन टूट जाते हैं। और इनके इमीडिएट ब्रेक होने से क्या होता है, जैसे कि एटीपी है तो ये इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कि ये ब्रेक भी हो जाता है। जब एनर्जी प्लस होती है बॉडी में, ज्यादा होती है सेल के अंदर, तो ये एटीपी सिंथेसिस हो जाती है। और जब एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी ब्रेक होके एडीपी बना देती है और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, जिससे एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ये हमारा था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन का टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर्स में बहुत दफा आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ, या सिंपल व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। ये इस तरीके से ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। और मेरी तरफ से इतना ही। अब अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप जरूर व्यूज दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट आपको लेक्चर्स हैं वो आपको इंटीमेट होते जाएं। क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक कर देंगे तो जैसे ही नया लेक्चर जो है वो ऑन होगा, मैं अपलोड करूंगा, वो आपको फौरन इंडिकेशन आ जाएगी। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आप सब
लोगों को हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ अता करे। थैंक यू वेरी मच।